हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग में का पार्ट है और जो कि हम कवर कर रहे हैं एनडीटी लेवल 2 या क्यूएक्यूसी कवर कर रहे हैं। बाकी अल्ट्रासोनिक वेव के बेसिस पे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रेवल करती है, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, क्या रिफ्लेक्शन होता है, तो वही चीज देखने जिसमें हम देखेंगे पहले रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। क्या देखने वाले हैं हम? रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटीज, ठीक है। जब हम साउंड वेव जनरेट करते हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल हो, ट्रांसवर्स हो, बेसिकली हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स, जिसको शियर वेव बोलते हैं, वही यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले आपको हम ग्राफ समझ लेते हैं, फिर आपको थ्योरी कवर करा दूंगा, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इंटरफेस है, इसे क्या बोलेंगे हम? इंटरफेस, ठीक है। ये किसके बेस पे है? नॉर्मल इंसिडेंट पे। नॉर्मल इंसिडेंट कौन सा केस आपका? नॉर्मल इंसिडेंट पे। हम एक वेव को नॉर्मल इंसिडेंट कराते हैं, इसे क्या बोलेंगे? ये हमारी साउंड वेव है, ये आपका इंटरफेस हो गया। इस वेव को हम क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट वेव बोल सकते हैं, या है इंसिडेंट वेव है। अब इंसिडेंट वेव जो है वो एक आपका ये एयर या लिक्विड हो सकता है, ये सॉलिड, ठीक है। इसका जो मीडियम होगा वो मीडियम 1 कहलाएगा, इसका मीडियम 2 कहलाएगा। डिफरेंट मीडियम है और डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट एकॉस्टिक इंपेडेंस होगा। एकॉस्टिक इंपेडेंस को जैसे इंडिकेट करते हैं Z1 से और Z2 से इंडिकेट करते हैं। जब भी हम किसी साउंड वेव को नॉर्मल इंसिडेंट पे किसी इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं, उसके दो केसेस जनरेट होते हैं। पहला क्या होगा? या तो क्या कर जाएगा, वो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या कर जाएगी? ट्रांसमिट कर जाएगी, ट्रांसमिटेड वेव। जो ट्रांसमिटेड की उसे ट्रांसमिटेड वेव बोलेंगे। अब जो इंसिडेंट वेव है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? IA लिख सकते हैं। जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसे IR, और जो ट्रांसमिटेड वेव इसे IT। हम रिलेशनशिप देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ट्रांसमिट इंटेंसिटी क्या होती है, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। जब हम टू डिफरेंट एकॉस्टिक इंपेडेंस पे, टू डिफरेंट मीडिया से जब हम किसी नॉर्मल इंसिडेंट से साउंड वेव को पेनिट्रेट कराते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो यूज होती है, और कुछ अमाउंट में वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये चीज हम देखेंगे किस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, किस प्रकार से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसका थ्योरी में समझ लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, ठीक है, इसका थ्योरी समझते हैं। हमने क्या देखा था कि जो नॉर्मल इंसिडेंट पर अगर कोई साउंड वेव को हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उसमें दो कंडीशन जनरेट हो रही है। रिफ्लेक्टेड हो, या तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा या वो ट्रांसमिट हो जाएगा। जो वेव ट्रांसमिट होगी उसे ट्रांसमिटेड वेव बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसे रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे। और जो नॉर्मल इंसिडेंट पे वेव इंसिडेंट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। इसे हम II से इंडिकेट कर सकते हैं, कैपिटल I स्मॉल I से II। जो ट्रांसमिटर से IT से इंडिकेट करेंगे, जो रिफ्लेक्टर से IR से इंडिकेट करेंगे। इसमें क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। देखिए इसको थ्योरी समझ लेते हैं, आपको नोट्स में हेल्प हो जाएगी। When ultrasonic wave are incident at right angle to the boundary of a normal incident, normal incident से boundary पर, the some wave are reflected and some wave are transmitted, depends on the different
acoustic impedance, difference between the acoustic impedance of two different media M1 और M2 से। अगर ये acoustic impedance का डिस्टेंस ज्यादा हुआ, लार्ज हुआ, इसका acoustic impedance का Z1 और Z2 का, तो क्या होगा? If difference is large, then most of sound wave या most of ultrasonic wave are reflected and some other is transmitted। ठीक है, अगर acoustic, इसलिए क्या होता है, हम जब यूज करते हैं तो कपलेंट यूज करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ऑयल यूज करते हैं ना, कपलेंट, ताकि acoustic impedance को हम कम कर सकें, एयर गैप को हम कम कर सकें। इसी की वजह से तो हमारी साउंड वेव पेनिट्रेट करेगी, ट्रांसमिटेड करेगी, अदरवाइज क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। रिफ्लेक्टेड के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब मैं मेंशन कर दूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, द amount of energy that is reflected, कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? Because from the boundary in different acoustic impedance or two different मीडिया M1 और M2 से। तो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? R is equal to I डिवाइड बाय IR डिवाइड बाय II। क्या होगा? IR डिवाइड बाय II। IR क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव है, और II क्या है? इंसिडेंट वेव है। तो II की वैल्यू क्या हो जाएगी? Z1 प्लस Z2 मींस Z1 प्लस Z2, और IR क्या होगा? Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 दोनों का होल स्क्वायर। ये क्या रहेगा आपका? रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो R इक्वल टू क्या है यहाँ पर, इनको समझ लेते हैं कि कैसे हुआ। देखो, जब हम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसमिट रिफ्लेक्ट सॉरी इंसिडेंट करा रहे हैं किसी नॉर्मल इंसिडेंट पे, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, वो यूज होगी, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ अमाउंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट होगी। तो पहली कंडीशन में क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ये देख रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? Z2 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट वेव। तो R इज वेयर R इज इक्वल टू क्या है आपका? इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसे? रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट। IR क्या है इसमें? रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, और II क्या है? इंसिडेंट इंटेंसिटी। ठीक है, और Z1 Z2 क्या आपका? Z1 एंड Z2 acoustic impedance, acoustic impedance of two मीडिया M1 और M2। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? रिफ्लेक्टेड के लिए हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे ट्रांसमिटेड एनर्जी के लिए, किसे देखेंगे? अब नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर लीजिए। अब ट्रांसमिटेड के लिए देखेंगे हम लोग। ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी
T इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, the amount of energy that is transmitted across the boundary of line of different acoustic impedance या different media से जो एनर्जी आपकी ट्रांसमिट कर जाएगी उसी की हम बात करेंगे। तो हम T निकालेंगे, तो अब जो ट्रांसमिट हो गया तो क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, क्या होगा, IT डिवाइड बाय II, ठीक है। सो II क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, आपको पता होगा पहले से, ठीक है, जो हमने देखा था Z2 प्लस Z1 का होल स्क्वायर, ऊपर रहेगा 4Z1 इंटू Z2, ठीक है, Z1 इंटू Z2, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी, तो T इक्वल टू क्या जाएगा, 4Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, ये डिफरेंट एकॉस्टिक इंपेडेंस है। अगर यहां पर हम समझें T क्या आपका, क्या कहलाएगा, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, IT क्या आपका, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, क्या है ये, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, और Z1 Z2 और ये तो आपको पता ही है, I क्या है, इंसिडेंट वेव है, और Z1 Z2 आपका एकॉस्टिक इंपेडेंस है मीडिया ऑफ मीडिया 2 के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड एनर्जी के लिए होगा। अब अगर इसी में अगर हम प्रेशर चेक करें क्योंकि क्या होता है, अल्ट्रासोनिक एनर्जी में जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिट एनर्जी होती है उसको हम प्रेशर में चेक करते हैं, ठीक है, प्रेशर में काउंट करते हैं। तो अगर हम प्रेशर निकालेंगे प्रेशर के लिए, अभी क्या होता है, हम ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का मतलब ट्रांसमिटेड प्रेशर निकालेंगे या रिफ्लेक्टेड प्रेशर निकालेंगे। तो रिफ्लेक्टेड प्रेशर जो था हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, PR बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड प्रेशर जो ट्रांसमिटेड प्रेशर क्या होगा, PT होगा। तो जो आपका इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो इंटेंसिटी होता है उसका डायरेक्ट क्या होगा, जो स्क्वायर है वो कट हो जाएगा। कैसे, देखो पहले हमने क्या लिखा था, Z2 माइनस Z1 और Z1 प्लस Z2 दोनों का होल स्क्वायर था। अब जब हम प्रेशर निकालेंगे तो स्क्वायर को हटा देंगे, यही आपका क्या है, ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्शन, इसे क्या बोलेंगे, सॉरी रिफ्लेक्टेड प्रेशर, ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड प्रेशर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड प्रेशर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटेगा, उसका स्क्वायर कैसे जाएगा, पहले क्या था, 4Z1 Z2 था डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर था, ऐसा था। जब आप PT यूज करेंगे ट्रांसफर प्रेशर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और ये 4 मिट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल Z1। देखो यहाँ से लिखना आपको ना, क्या बचेगा, 2Z1 बचेगा, ठीक है, ये आपका ट्रांसमिटेड प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एकॉस्टिक इंपेडेंस के बेसिस पे डिफरेंट मीडिया के बेसिस पे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी हमने निकाल ली, और रिफ्लेक्टेड प्रेशर एंड ट्रांसमिटेड प्रेशर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या फर्स्ट एंड सेकंड क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। देखिए हम देखने वाले हैं, देख रहे हैं फर्स्ट क्रिटिकल एंगल और सेकंड क्रिटिकल एंगल। सो क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा था, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट लाइन हो गया, ये आपका इंटरफेस हो गया, ठीक है। सो अभी जो हमने नॉर्मल अगर हम इंसिडेंट पे कराते हैं तो क्या कंडीशन हो रही थी, या तो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी या फिर ट्रांसमिट हो जा रही थी। ये क्या आपका इंटरफेस है, ये क्या आपका इंटरफेस है, और हमने क्या देखा था, ये आपकी इंसिडेंट लाइन थी, या इंसिडेंट वेव थी हमारी। अगर हम इस इंसिडेंट वेव को नॉर्मल इंसिडेंट पे या सीधे स्ट्रेट अगर हम अप्लाई कर रहे थे तो या तो ट्रांसमिट हो रही थी या रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको एंगल के बेस पे हम अप्लाई करेंगे।
अब इसको समझना कैसे है कि जो नॉर्मल इंसिडेंट पे हम यूज करते हैं, इसको नॉर्मल प्रोब जो होता है उस प्रकार से काम करता है, और ये फर्स्ट और सेकंड क्रिटिकल एंगल होते हैं, ये एंगल प्रोब काम करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये नॉर्मल इंसिडेंट है आपका, ये नॉर्मल इंसिडेंट लाइन होगी जो भी थी हमारी, ये नॉर्मल इंसिडेंट है। अब क्या करेंगे, हम अगर एंगल पे अप्लाई करेंगे, सो एंगल पे अप्लाई करेंगे तो क्या कंडीशन हो सकती है, जैसे ये मान लो कि आपकी इंसिडेंट लाइन है या इंसिडेंस वेव, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव। इट मींस क्या होगा, अगर हम एंगल ज्यादा लेंगे तो जो साउंड वेव हमारी क्या होगी, बाउंड्री पर टच करेगी, बाहर निकल जाएगी। ये अराउंड 45 एंगल के नियर बाई होता है। तो हम एंगल को क्या करेंगे, जो इंसिडेंट एंगल है हमारा, इसको ध्यान रखते हैं, इंसिडेंस वेव जो हमारी इंसिडेंट एंगल को हम क्या होगा, नॉर्मल लाइन की ओर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी शिफ्ट करने के बाद में कि हमारी जो लाइन है वो क्या होगा, पेनिट्रेट कर जाएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टेड कर हो जाएगी। अब क्या होता है कि अगर हम डेंसर रेयर से डेंसर की ओर आएंगे या एयर से हम सॉलिड में आते हैं, अलग अलग मीडियम होगा आपका। ठीक है, तो वैसे तो क्या होता है, उसको सीधी आ रही थी ऐसे, लेकिन क्या होता है जब वो एयर से सॉलिड में आती है तो थोड़ा सा क्या होता है, आपका बेस की ओर झुक जाती है, या नॉर्मल लाइन से क्या हो जाती है, अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट से क्या होगा, दूर हट जाएगी। तो उसमें ये क्या हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव है, एल बोलेंगे इसको, ये भी हमारी लॉन्गिट्यूडल वेव है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड बाहर बढ़ गया। जब वो ट्रांसमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपकी टी हो जाएगी, इसको हम शेयर वेव बोलते हैं। सो ये जो इंसिडेंट का एंगल था, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, तो क्या होगा, जब अल्फा 1 इसको अराउंड होता है 27 डिग्री पे होता है, जब आपका इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से ज्यादा होता है, से द एंगल ऑफ इंसिडेंट विद रिफ्लेक्टेड लॉन्गिट्यूडनल वेव आर ग्रेटर देन द शेयर वेव इज कॉल्ड फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। इट मींस जब आप ये एंगल आपसे ज्यादा होगा तो जो वेव आपकी ट्रांसमिट होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन को हम रिफ्लेक्ट फर्स्ट क्रिटिकल एंगल। अब सेकंड वाले की अगर बात करें, इसमें क्या होता था, नॉर्मल स्टैंड को तो लेके आया था, उसमें क्या होगा, अब ऊपर से हम इसको इस साइड इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो ऐसे जा सकती है या ऐसे भी जा सकती है ना। ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी जो अंदर जाएगी ट्रांसमिट वेव कहलाएगी, है ना। ये आपका कौन सा है, नॉर्मल इंसिडेंट है। नॉर्मल इंसिडेंट वेव है, ये आपका इंटरफेस है। सो इसमें हम इसको नॉर्मल इंसिडेंट से अवे लेके जाएंगे। इट मीन हम इसको कहां लेके जाएंगे, यहां लेके जाएंगे, अराउंड 54 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस बोल रहे हैं, 54 डिग्री पे लेके जाएंगे। तो एक कंडीशन क्या बनेगी कि आपकी जो इंटरफेस है उसके एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएगी या 90 डिग्री हो जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंट क्या होगा, इसके 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी सेकंड क्रिटिकल एंगल कहलाएगी। देखिए यहां से इंसिडेंट हुआ, हम इसको नीचे करते गए, ये इसके पैरेलल हो गया। अगर हम इसको यहां से अप्लाई करें तो अंदर जा रही थी ऐसे, अब इसको फिर नीचे किया तो ऐसे आ गई, फिर नीचे किया ऐसे आ गई, और एक कंडीशन ऐसी हुई इसके पैरेलल हो गई, यानी इट मींस आपके इंटरफेस से के पैरेलल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी सेकंड क्रिटिकल एंगल। वही अब इसमें लिखा हुआ है, देखो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज, एंगल को इंक्रीज किया, the angle of refraction for transfer wave is exactly 90 degrees called second critical angle। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड क्रिटिकल एंगल था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें हम डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक्स पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।